नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्यावरण के मुद्दे पाठ का 5वां भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समताप मंडल में ओजोन अपक्षय, संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण, वनोन्मूलन और वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी। समताप मंडल में ओजोन अपक्षय। वायुमंडल में अच्छा ओजोन भी होता है जो इसके ऊपरी भाग यानी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। यह सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। सजीवों के डीएनए और प्रोटीन खासकर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं और उसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्ड्स को भंग करते हैं। इस प्रकार पराबैंगनी किरणों सजीवों के लिए बेहद हानिकारक है। वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक वे वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट यानी डीयू में मापी जाती है। आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है और समताप मंडल की इसका आणविक ऑक्सीजन में निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन भी होता रहता है। समताप मंडल में ओजोन की उत्पादन और अपक्षय निम्नीकरण में संतुलन होना चाहिए। हाल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने का इसका संतुलन बिगड़ गया है। वायुमंडल के निचले भाग में उत्सर्जित CFCs ऊपरी ओर उठता है और यह समताप मंडल में पहुंचता है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों उस पर कार्य करती है, जिसके कारण C1 परमाणु का ओजोन छिद्र एंटार्क्टिका के ऊपर वह क्षेत्र है मोचन होता है। C1 के कारण ओजोन का निम्नीकरण जो बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, जबकि जिनके कारण आणविक ऑक्सीजन का मोचन होता है, ओजोन स्तर वहां पे सबसे पतला है। इस अभिक्रिया में C1 परमाणु का उपभोग नहीं होता है क्योंकि यह सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसलिए समताप मंडल में जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुड़ जाते हैं, उनका ओजोन स्तर पर ओजोन छिद्र प्रतिवर्ष अगस्त के उत्तरार्ध और स्थायी और सतत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय विस्तृत रूप से होता है, लेकिन अपक्षय एंटार्क्टिक क्षेत्र में खासकर विशेषारूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः ओजोन छिद्र कहा जाता है। पराबैंगनी बी यानी UVB की अपेक्षा छोटे तरंग दैर्घ्य युक्त पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगभग पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता है, बशर्ते कि ओजोन स्तर ज्यों की त्यों रहे, क्योंकि UVB DNA को क्षतिग्रस्त करता है और उत्परिवर्तन हो सकता है। इसके कारण त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं। इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और विविध प्रकार की त्वचा कैंसर हो सकता है। हमारे आंख का स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया UVB विकिरण का अवशोषण करता है। इसकी उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ हो सकता है, जिसे हम हिम अंधता यानी स्नो ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद आदि कहा जाता है। इसके उपधासन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। ओजोन अपक्षय के हानिकर प्रभाव को देखते हुए सन 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। ये सन 1989 से प्रभावी हुई। ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन में नियंत्रण के लिए बाद में और कई अधिक प्रयास किए गए तथा और प्रोटोकॉल में विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग निश्चित दिशा निर्देश जोड़े गए, जिससे कि CFC और अन्य ओजोन अपक्षयकारी रसायनों में उत्सर्जनों को कम किया जा सके।
संसाधन की अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण न केवल प्रदूषकों की क्रिया के कारण होता है, बल्कि संसाधनों के उपयोग करने के जो अनुचित तरीके हैं उनके कारण भी होता है। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। सबसे ऊपरी मृदा के उर्वर होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। उनके मनुष्य से क्रियाकलापों जैसे अधिक खेती करना, अबाधित चराई, वनोन्मूलन और सिंचाई के घटिया तरीकों के कारण यह शीत स्तर काफी आसानी से हटाया जा सकता है, जिसके कारण शुष्क भूमिखंड बन जाता है। कालांतर में जब ये भूमिखंड आपस में जुड़ा होता है तो मरुस्थल का निर्माण होता है। पूरे विश्व में यह माना जाता है कि मरुस्थल खासकर बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण आजकल एक मुख्य समस्या है। जलाक्रांति और मृदा लवणता। जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा में जलाक्रांति यानी वाटर लॉगिंग होती है। फसल को प्रभावित साथ साथ इससे मृदा की सतह पर लवण आ जाता है। तब ये लवण भूमि की सतह पर एक परपटी यानी क्रस्ट के रूप में जमा हो जाता है या पौधों की जड़ों पर एकत्रित होने लगता है। लवण की बढ़ी हुई मात्रा फसल की वृद्धि के लिए नुकसानदेह है और कृषि के लिए बेहद हानिकर है। जलाक्रांति और लवणता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हरित क्रांति के कारण आई है। वनोन्मूलन। वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना वनोन्मूलन कहा जाता है। एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंध में लगभग 40% वन नष्ट हुए हैं। भारत में खासकर निर्वनीकरण की वर्तमान स्थिति काफी दयनीय है। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग जंगल थे। सदी के अंत तक यह घटकर 19.4 रह गया। भारत में राष्ट्रीय वन नीति में सिफारिश की गई कि मैदानी इलाकों में 33% जंगल क्षेत्र होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होना चाहिए। वनोन्मूलन किस प्रकार होता है? इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मनुष्य के कई कार्य वनोन्मूलन यानी वनों के उन्मूलन में सहायक होते हैं। वनोन्मूलन का एक मुख्य कारण है कि वन प्रदेश को कृषि भूमि में बदल दिया जा रहा है, जिससे कि मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। वृक्ष, इमारती लकड़ी, काष्ठ ईंधन, पशु फार्म और अन्य कई उद्देश्यों के लिए काटे जाते हैं। काटों और जलाओं कृषि जैसे आमतौर पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में झूम खेती कहा जाता है, इनके कारण भी वनोन्मूलन हो रहा है। काटों एवं जलाओ कृषि में कृषक जंगलों के वृक्षों को काट देते हैं और पादप अवशोष को जला देते हैं। राख का प्रयोग उर्वरक के रूप में तथा उस भूमि का प्रयोग खेती के लिए या पशु चरागाह के रूप में किया जाता है। खेती के बाद उस भूमि को कई वर्षों तक वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है ताकि पुनः उर्वर हो जाए। कृषक फिर अन्य क्षेत्रों में जाकर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या है? इसके मुख्य प्रभावों में से एक है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वृक्ष जो अपने जैव भार में काफी अधिक कार्बन धारण कर सकते हैं, वनोन्मूलन के कारण नष्ट हो रहे हैं। वनोन्मूलन के कारण आवास नष्ट होने से जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी में कमी आती है। इसके कारण जलीय चक्र बिगड़ जाता है, मृदा अपरदन हो जाता है और चरम मामलों में इसका मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन यानी मरुभूमि में परिवर्तित हो सकता है। पुनर्वनीकरण यानी रिफॉरेस्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। निर्वनीकृत क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, फिर भी वृक्ष रोपण कर इस कार्य में तेजी ला सकते हैं। ऐसा करते समय उस क्षेत्र में
पहले से मौजूद जैव विविधता को भी उचित ध्यान रखा जाता है। वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी। एक अध्ययन भारत में इसका लंबा इतिहास है। 1731 में राजस्थान में जोधपुर नरेश ने एक नए महल के निर्माण के लिए अपने एक मंत्री से लकड़ी का इंतजाम करने के लिए कहा। राजा के मंत्री और कर्मी एक गांव जहां बिश्नोई परिवार के लोग रहा करते थे, इनके पास जंगल में वृक्ष काटने के लिए गए। बिश्नोई परिवार की अमृता नामक एक महिला ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वह महिला पेड़ से चिपककर खड़ी रही और उसने राजा के लोगों को कहा कि वृक्ष को काटने से पहले मुझे काटने का साहस करो। उसके लिए वृक्ष की रक्षा अपने जीवन से कहीं अधिक बढ़कर है। दुख की बात यह है कि राजा के लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पेड़ के साथ साथ अमृता देवी को भी काट दिया। उसके बाद उसकी 3 बेटियां तथा बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोग ने वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। इतिहास में कहीं भी इस प्रकार का परिबद्धता की कोई मिसाल नहीं है, जबकि पर्यावरण की रक्षा के लिए मनुष्य को अपना बलिदान कर दिया हो। हाल ही में भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देना शुरू किया है। यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों या समुदायों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और समर्पण दिखाया हो। आपने हिमालय के गढ़वाल और चिपको आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा। सन 1974 में ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा के लिए इसे चिपककर स्थानीय महिलाओं ने काफी बहादुरी का परिचय दिया। विश्व भर में लोगों ने चिपको आंदोलन की सराहना की है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 1980 के दशक में संयुक्त वन प्रबंध लागू किया, जिससे कि स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काफी अच्छी तरह से वनों की रक्षा और प्रबंधन का कार्य किया जा सके। वनों के प्रति उनकी सेवाओं के बदले या समुदाय विविध प्रकार के वनोत्पादन जैसे फल, गोंद, रबड़, दवाई आदि प्राप्त कर लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वन का संरक्षण निर्वहनीय तरीके यानी सस्टेनेबल किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने सीखा समताप मंडल में आयोजन अवश्य, संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण, वनोन्मूलन और वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी। और इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।